हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के सिलेबस को कवर करेगा। और इस आयोग को हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत किया गया और यह एक संवैधानिक निकाय है। आपको यहाँ पर दो बातें याद रखनी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A से है एवं यह आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान हैं। प्रथम अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो कुंवर सिंह टेकाम इनके प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच एवं निगरानी करना, जनजातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 342 के तहत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि नई जातियों को किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया जाता है। तब आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद 342 के तहत। अब हम चर्चा करते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की यदि हम बात करें तो वे भोपाल, रांची, जयपुर, शिलांग, भुवनेश्वर एवं रायपुर में स्थित हैं। 2 बार नियुक्त अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वे हैं रामेश्वर औरांग। प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो वे हैं उर्मिला सिंह। तो दोस्तों, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने किन किन तथ्यों के बारे में बात करी। दोस्तों, हमने देखा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद 338A के तहत किया जाता है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, फिर हमने देखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष को, जो कि हैं श्री हर्ष चौहान, एवं प्रथम अध्यक्ष के रूप में हमने कुंवर सिंह टेकाम की चर्चा करी थी। इसके बाद हमने देखा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यों को, जिसमें हमने बात करी थी कि इनका कार्य है अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जनजातियों के कल्याण के संबंध में परामर्श देना एवं नई जातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। आप ध्यान रखिए, नई जातियों को शामिल करने के लिए सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है एवं किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है। तो दोस्तों, वह अनुच्छेद या वह आर्टिकल है
342। इसके बाद हमने विशेष तथ्यों में बात की थी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के बारे में, जो कि भोपाल, रांची, जयपुर, शिलांग, भुवनेश्वर एवं रायपुर में स्थित है। इसके बाद हमने बात करी थी 2 बार नियुक्त अध्यक्ष की, जो कि है रामेश्वर औरांग। फिर हमने चर्चा करी प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष, जो हैं उर्मिला सिंह। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लिया था। अब हम अपने इस वीडियो में इस आयोग के संबंध में एक एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आयोग की पृष्ठभूमि एवं विकास की, परिचय की, संरचना की, नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की, अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की, रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की, आयोग के कार्यों की एवं आयोग के अध्यक्ष की सूची की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पृष्ठभूमि एवं विकास से। दोस्तों, वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया, किंतु यह कार्यालय तक सीमित रहा। 1987 में इस आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया एवं दोस्तों वर्ष 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया। दोस्तों, आपको चारों सन के नाम याद रखने हैं कि वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया था, किंतु यह आयोग कार्यालय तक सीमित रहा था एवं इसी आयोग का या कार्यालय का नाम वर्ष 1987 में बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। दोस्तों, इसी आयोग को वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद वर्ष 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया, 2 आयोग बना दिए गए। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तब यह आयोग संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कहलाता था। वर्ष 2004 के 89वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2003 में संपन्न हुआ था, इस आयोग को अलग अलग करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया। दोस्तों, इस प्रकार से हमने बात करी इस आयोग की पृष्ठभूमि एवं विकास क्रम की। अब हम चर्चा करेंगे आयोग के परिचय की। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भाग 16 अनुच्छेद 338 का के तहत किया गया। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 338 का के तहत हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई और यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। शुरुआत में तो यह गैर संवैधानिक निकाय था, लेकिन पहली बार संवैधानिक दर्जा 65वें संविधान संशोधन 1990 के माध्यम से दिया गया। फिर एक अलग आयोग के माध्यम से 89वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में इसको अलग से आयोग का दर्जा दिया गया, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जनजाति मामलों का मंत्रालय इस आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आपको यह दोनों बातें याद रखनी है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है एवं इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं एवं जनजातीय मामलों का मंत्रालय
इस आयोग के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है। अब हम चर्चा करते हैं इस आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों की। दोस्तों आप इनके नाम को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर, रांची, शिलांग, रायपुर, यह 6 क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बनाए गए हैं। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से, इसके बाद हम देखेंगे आयोग की संरचना को। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हाठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है हाटी समुदाय का संबंध हिमाचल प्रदेश से है एवं इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे आयोग की संरचना की। दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, एक उपाध्यक्ष जो कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, 3 अन्य सदस्य जिनको भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है या इस पद को कौन सुशोभित कर रहा है। दोस्तों अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य और साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। यहाँ पर अध्यक्ष की योग्यता के रूप में हमें बताया गया है कि अध्यक्ष को अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब का सदस्य होना चाहिए, साथ ही साथ राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। दोस्तों अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री तथा सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री एवं सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने चाहिए, यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं सेवा शर्तें एवं नियुक्ति की। तो दोस्तों आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अब हम बात करते हैं इनके अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की। दोस्तों इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अध्यक्ष व सदस्य को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है या नहीं। तो इनको दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 2 बार। 2 बार से अधिक इनको इनके पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अब हम चर्चा करेंगे कार्यवाहक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की। दोस्तों यदि अध्यक्ष की अनुपस्थिति रहने पर या कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहने पर उपाध्यक्ष द्वारा इस पद का निर्वहन किया जाएगा तब तक कि नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे में अन्य सदस्य द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार नए उपाध्यक्ष के आने तक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। आपको इन दोनों तथ्यों को याद रखना है। यह सारी बातें नियम 20 फरवरी 2004 के अनुसार आपको बताई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं त्यागपत्र व पद से निष्कासन की। दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर के साथ अपना त्यागपत्र दे सकता है। दोस्तों अब तक हम 3 बार या 3 तथ्यों में देख चुके हैं कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करते हैं एवं ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। आपको इन तीनों बातों को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति अध्यक्ष को 2 प्रकार से पद से हटा सकता है। एक तरीका है जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद पद से हटाएगा। ऐसा राष्ट्रपति केवल तब कर सकता है जब
आधार कदाचार या असमर्थता हो। एक दूसरा तरीका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी राष्ट्रपति अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकता है। वह है जब अध्यक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पा रहा हो या दिवालिया घोषित हो गया हो। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति दो प्रकार से अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है। पहला तरीका सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, जिसमें आधार होगा कदाचार या असमर्थता। इन दोनों में से कोई भी एक आधार पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। इसके अलावा एक तरीका यह भी है जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना भी हटा सकता है। वह तरीका है जब अध्यक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, अपने कर्तव्यों का पालन ना कर पा रहा हो या दिवालिया घोषित हो गया हो। अब हम बात करेंगे रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। दोस्तों, रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। केवल सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। नोट, यदि हम बात करें, यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। दोस्तों, हमने रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन में बात करी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। दोस्तों, रिपोर्ट में दी गई किसी भी सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। केवल सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। दोस्तों, यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। अब हम बात करते हैं आयोग के कार्यों की। दोस्तों, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जनजातियों के कल्याण से संबंध में परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा करना, अनुसूचित जनजातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, पेशा अधिनियम 1996 का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का उपाय करना, जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करने का तथा समाप्त करने संबंधी उपाय करना, वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय करना। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। अर्थात दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त करने में क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं, या सिविल अधिकार न्यायालय की शक्तियां जिसके पास भी होती है वह कौन कौन सी कार्यवाही कर सकता है। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यह बातें हर उस आयोग या उस संस्थान से संबंधित होंगी जिसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी। दोस्तों, यह आयोग भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, यह शक्ति मिल जाती है। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। यह सभी शक्तियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को प्राप्त हो जाती हैं क्योंकि उसके लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं।
अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संवैधानिक उपबंधों की। दोस्तों यहाँ पर गलती से अनुसूचित जाति आयोग लिख दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 338 का की, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में चर्चा की गई है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 338 का 1 की, इसमें आयोग के गठन के बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 338 का 2, इसमें आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ऐसी चर्चा अनुच्छेद 338 का 2 में की गई है। अनुच्छेद 338 का 3, इसमें बात करी गई है आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 338 का 4, इसमें बताया गया है आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 338 का 5, इसमें बात करी गई है आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों की। अनुच्छेद 338 का 5 घ, इसमें बात करी गई है आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 338 का 6, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएगा। अनुच्छेद 338 का 7, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। अनुच्छेद 338 का 8, इसमें बात करी गई है आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। अनुच्छेद 338 का 9, इसमें बताया गया है केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों के संबंध में कोई भी विधि या नियम बनाते समय आयोग की सलाह लेंगे। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं आयोग से संबंधित अन्य तथ्यों की। दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकम, वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री हर्ष चौहान। 2 बार नियुक्त अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव। प्रथम एवं एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं उर्मिला सिंह। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1938 में लाया गया। अनुसूचित जनजाति और वन निवासी अधिनियम 2006 में लाया गया, जिसके तहत लघु वन उत्पादों के स्वामित्व के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं अध्यक्षों की सूची की, जो कि वर्ष 2004 से अब तक इस पद पर रह चुके हैं। तो दोस्तों कुंवर सिंह 2004 से 7 तक, उर्मिला सिंह प्रथम महिला एवं एकमात्र महिला अध्यक्ष 2007 से 2010 तक, रामेश्वर उरांव 2010 से 13 तक, फिर रामेश्वर उरांव 2013 से 2016 तक। दोस्तों यह एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। उसके बाद नंद कुमार साईं 2017 से 20 तक, फिर हर्ष चौहान 2021 से अब तक। दोस्तों इस प्रकार इस वीडियो में हमने चर्चा करी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इस प्रकार की वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी सहायता करते हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को ऐसे व्यक्तियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्ज़ाम की तैयारी में सहायता प्राप्त हो सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड की हुई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।